गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए महाभूत जो कि जल महाभूत है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ये महाभूत शुरू करूं, हमने इससे पहले बाकी आकाश, वायु और अग्नि महाभूत को ख़त्म कर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे देख के इस महाभूत को शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को नहीं बताऊँगा जिसको मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज हम जल महाभूत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जल महाभूत को जल महाभूत क्यों कहना चाहिए, उसमें ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो जल महाभूत कहलाएगा। तो इस पे आचार्य प्रशस्तपाद कहते हैं कि आपत्वम अभिसंबंधात जलह, यानी आपत्व आपत्व क्या है, जल की जाति है। तो अगर उसमें आपत्व है तो वो आप है। ये आचार्य प्रशस्तपाद का मत है। इस लाइन के साथ अब हम जल महाभूत के बारे में जानते हैं कि क्या है आपत्व, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये जल महाभूत प्रधान द्रव्य है और इसे हम अपने जीवन शैली में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि ये ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है, तो शास्त्रों में इस शब्द को अलग अलग नामों से बोला गया है, तो इसके पर्याय जानना आवश्यक है। जल महाभूत को आप, फिर वारी, नीर आदि नामों से संबोधित किया गया है। और अब अगर ये एक महाभूत है तो इसकी उत्पत्ति जानने की जिज्ञासा हम सब में होती है। तो सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद का अगर मत देखें तो यहाँ पे अग्निर आप, यानी अग्नि से आप महाभूत की उत्पत्ति हुई। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि आग से पानी कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो पहले तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि मैं आग से पानी को उत्पन्न नहीं कर रहा, मैं अग्नि महाभूत से जल महाभूत की उत्पत्ति कर रहा हूँ, या फिर तेज महाभूत से आप महाभूत की उत्पत्ति कर रहा हूँ। तो ये भी कैसे होगा। अब अगर मॉडर्न वे में देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ गैसेस सपोर्ट फायर, बट देयर कॉम्बिनेशन मेक्स वाटर विच इज़ आप महाभूत का द्रव्य। बट ये तो मॉडर्न लैंग्वेज हुई, आचार्यों ने उस समय थोड़ी ये सोचा होगा। तो आचार्य इस बात को कैसे कह पाते हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि उन्होंने देखा कि किसी ठोस पदार्थ में अगर हम अग्नि का संबंध लेके आ जाए तो वो ठोस पदार्थ में द्रव्यता आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टेक मेटल एंड जस्ट हीटेड अप, इट विल टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट। तो वहाँ हमें दिखता है कि जल महाभूत उत्पन्न हुआ। अब ये ऐसे सोच सकते हैं कि उसमें जल महाभूत था, पर उसकी जो उत्पत्ति है वो अग्नि महाभूत द्वारा हुई। और इसका अगर कॉन्ट्रावर्स देखें तो अगर किसी द्रव्य में से अग्नि महाभूत को निकाल अगर किसी मतलब मेटल या द्रव्य, एक्चुअली दो टर्म्स यूज़ होते हैं। एक धातु को भी हम द्रव्य बोलते हैं जो मेटल्स एंड ऑल है संस्कृत में, और एक जो हम अभी एक नौ कार्य कारण द्रव्य सब पढ़ रहे हैं वो सब। तो मैं अब धातु यूज़ करूँगा वर्ड। तो किसी धातु में यानी किसी मेटल में अगर मैं अग्नि महाभूत को निकाल दूँ तो फिर वो ठोस बन जाएगा वापस। और इसको मैं बाकी द्रव्यों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं जल में पानी के अंदर से अग्नि या उष्णता निकाल दूँ तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो इससे भी मुझे समझ में आ जाता है कि अग्नि के एब्सेंस में जल महाभूत नहीं रहता, और अग्नि का प्रेजेंस या उष्णता में ही हमें द्रव्यता दिखती है। तो यहाँ तक तो मोटे मोटे तौर पे बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं कि जल परमाणु से जल की उत्पत्ति हुई। सांख्य, योग और आयुर्वेद मानते हैं कि रस तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति हुई, और जैन दर्शन पुद्गल से इसकी उत्पत्ति को स्वीकारता है। अब इनके बीच में जो रिलेशंस है वो मैंने बाकी महाभूत के टाइम पे डिस्कस कर लिया कि कैसे आप इन तीन थियरीज़ को एक करके तैत्तिरीय उपनिषद की थियरी से जोड़ सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ को एक बार देख लें प्रीवियस महाभूत के लेक्चर्स में। फिर इसके बाद में अब देखते हैं कि जल के लक्षण क्या होने चाहिए, कि ऐसा क्या आप देख लो कि बोलो कि हाँ ये जल है। तो तर्क संग्रह वाले कहते हैं शीत स्पर्शवत आपह। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि उसकी जो स्पर्श करने पे आपको शीतलता महसूस होगी। क्यों? क्योंकि तेज महाभूत के टाइम पे उन्होंने कहा था कि उसकी जो स्पर्श करने पे उष्णता महसूस होती है। तो उसी का अपोजिट यहाँ पे शीतता बोल दी गई है। इसके पर ये एक डेफिनेशन हमको थोड़ी सब कुछ बताएगा, तो आगे और डेफिनेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे है रूप, रस, स्पर्शत्व, आपो द्रव स्निग्धता। तो यानी यहाँ पे कहते हैं कि उसमें रूप है, उसमें रस है और स्पर्श है।
जल महाभूत के पास रूप होता है? हाँ, मतलब उसमें रूप आप उसे देख सकते हो। आपके आँखों के सामने दृश्य मतलब वो विज़िबल है। अगर रूप रहित होता तो आप उसे नहीं देख सकते, जिस तरीके से वायु और आकाश है। फिर इसके बाद में रस है। बिल्कुल, ये जल की एक स्पेशलिटी है कि उसमें रस है। आप उसे अपने रस इंद्रियों से पहचान सकते हो। फिर इसके बाद में स्पर्श है, और हमने देख लिया था कि स्पर्श भी कौन-सा शीत होना चाहिए। तो वो आप द्रव्य होंगे और उसमें स्निग्धता भी होगी। इसके बाद में मुझे एक बुक में से ये मतलब किसी ग्रंथ में नहीं वर्णित है। ये यहाँ पे एक बुक में लिखा गया था कि जो इन्होंने परमाणु रूप है उसको कंपेयर किया था। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणु रूप हमें आकाश में दिखता है, फिर वायु, फिर तेज, और सबसे कम जल या आप में दिखता है। ये ऐसा कंपैरिजन इसीलिए किया गया क्योंकि हम देखते हैं जैसे-जैसे परमाणु रूप जो है वो कम हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा द्रव्यता बढ़ते जा रही है। क्योंकि आकाश और वायु इतने द्रव्य नहीं थे जितना अग्नि है, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा द्रव्य हमें जल दिखता है, और अंत में हमें जो पृथ्वी मिलेगी वो तो एकदम ही ठोस होगी। तो उसमें परमाणु रूप बहुत कम होने वाला है। अब हम आचार्य चरक से समझते हैं कि उनका क्या मत रहा है जल महाभूत के लिए। तो वहाँ पे वो लिखते हैं खर द्रव चलो ऊष्मत्वम। तो यहाँ पे जो द्रव्य गुण है, दैट इज लिक्विडिटी या लिक्विड स्टेट ऑफ एनी महाभूत इज द जल महाभूत। मतलब वो इसको सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद में आचार्य प्रशस्तपाद, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज रही होगी उस समय द्रव्य की। तो उनसे जब पूछा गया कि जल के गुण बताइए, तो वो कहते हैं सबसे पहले रूप। रूप है उसमें, आप उसे देख सकते हो। रस, यानी उसमें रस भी है, आप उसकी का बोध कर सकते हो अपने रस इंद्रियों से। स्पर्शवान भी है, आप उसको स्पर्श भी कर सकते हो। मतलब यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दैट महाभूत बाय योर स्पर्श इंद्रिय। आपको स्किन पे आने पे उसका फील होगा। अब कौन ऐसा है जो फील नहीं होगा? सोचो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। फिर द्रव्यत्व, द्रव्यत्व यानी लिक्विडिटी। फिर स्नेह, स्नेह है उसमें। फिर संख्या, हम संख्या देख सकते हैं ना, दो तरह के होते हैं। अब यहाँ नीचे श्लोक में दिया हुआ है, नित्य और अनित्य। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप। फिर इसके बाद में आ जाता है परिमाण। हम डेफिनेटली उसका परिमाण नाप सकते हैं। मेजरमेंट के लिए हम जल महाभूत का यूज़ कर सकते हैं। हम लीटर्स एंड ऑल मॉडर्न में जो यूज़ करते हैं वो भी परिमाण के लिए आप ले लो। फिर पृथक तत्व, क्योंकि ये बाकी 8 महाभूत से भिन्न है, इसके अपने गुण हैं, इसलिए ये पृथक है। फिर संयोग और विभाग। अब जो जल महाभूत है वो संयोग और विभाग दोनों कार्य करने में सक्षम है। उदाहरण अगर हमारे कॉमन लाइफ में देख ले, तो जैसे कि कोई चीज़ अगर क्लीन करनी हो, तो उसके लिए हम उसमें पहले पानी या कोई डिटर्जेंट या कोई लिक्विड मटेरियल डालते हैं और फिर क्लीन करते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि वो जो गंदगी है उसका वो विभाग कर देता है उस फर्श से। यानी कि एक सरफेस को एक सर्फेक्टेंट से क्लीन किया जा सकता है। फिर संयोग, अब हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मम्मी जब भाजी बनाती है, तो जो ग्रेवी होता है उसमें वो पानी डालती है। क्यों? क्योंकि वो सभी मसालों का संयोग कर देता है अच्छे से। देन इट गेट बॉइल्स एंड वी गेट अ गुड थिंग टू ईट। फिर आता है परत्व अपरत्व। तो हम पर और अपर के बीच में भी इसका भेद डाल सकते हैं। जैसे जो दिव्य जल होगा वो हम बोल देंगे पर है, और जो जल हमें पानी यहाँ नदी समुद्र में मिलता है वो अपर हो जाएगा। फिर शुद्ध और अशुद्ध में भी पर का हम कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है गुरुत्व। पानी में गुरुत्व भी है। और संस्कार, अब इसका संस्कार कौन सा है? वेग। जल के पास वेग है, हम बहती हुई नदियों को हमेशा से देखते हैं, तो वो वेग है। फिर इसके बाद में आ जाता है ये इतने सारे 14 गुण आचार्य प्रशस्यपाद ने जल के बताए हैं। आचार्य चरक क्या बताते हैं? तो आचार्य चरक कहते हैं पहले वो द्रव्य है, लिक्विड है। फिर स्निग्ध है, ऑयली है, मतलब उसका फ्लो, मतलब इट हैज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फिज़िक्स में ये, विस्कोसिटी जो होती है कि किस फ्लो में वो बहने वाला है। क्योंकि हमने देखा जल में संस्कार है,
फिर इसके बाद में आ जाता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। फिर आता है शीत, यानी कि इसका स्पर्श शीत है। मंद है यानी डल है। मृदु है, सॉफ्ट है, पिस्चलस है। फिर रस गुण बाहुल्य है, यानी मेन इसमें जो गुण है वो है रस गुण। फिर इसके बाद में आचार्य मुक्तावली इसके बारे में क्या कहता है। आचार्य मुक्तावली का मत है कि ये जो जल महाभूत है इसका वर्ण शुक्ल है, यानी कि दिस इज़ वाइट इन कलर। उसके बाद में रस स्पर्श जल मधुर शीतलो, यानी ये रस और स्पर्श में कैसा है जल, मधुर और शीतल है। तो यहाँ इन्होंने बताया। फिर इसके बाद में आता है कि स्नेहस्त्र द्रव्यत्वम तु सिद्धम उदहांतम, यानी ये कहते हैं कि इसमें दो गुण सिद्ध है, एक है स्नेहत्व और एक है द्रवत्व। फिर ये कहते हैं नित्यादि पूर्वतुः किंतु देहिम ओजोनियम। तो यहाँ पे ये कहते हैं इसके नित्य आदि, यानी ये नित्य दो भेद है इसके, हम नीचे के श्लोक में देखेंगे, नित्य और अनित्य। और देह में ये ओजन ओजजम जो है उसमें ये उपस्थित रहता है। ये ओज ओज ओनिजम जो है, सॉरी फॉर माई स्पेलिंग मिस्टेक, ये जो ओनिजम है ये दरअसल वरुण लोक को बोला जाता है, अगर हम ग्रंथ देखें तो। और वरुण लोक वो लोक है जहाँ पे हमारा जल स्थित है शरीर में। तो अब इसके आगे देखते हैं लिखा हुआ है श्लोक में, इंद्रियाम रसना, यानी इंद्रियों में हम इसे रसना इंद्री से यानी टंग से भेद कर सकते हैं। और इसके बाद में सिंधु सिंधु हिमादि विषय मत, यानी सिंधु नदी जो थी, मतलब आप बॉडी के अंदर उसका पहचान कर सकते हो बाय रस, और नेचर में उसकी पहचान कर सकते हो बाय नदी एंड ऑल, ऐसा वो कहते हैं। अब यहाँ पे तर्क संग्रह वाले कहते हैं कि ताद्विदा नित्य अनित्यश्च, यानी जब हम जल के भेद बताते हैं तो दो है, एक है नित्य, एक है अनित्य। नित्य में वो कहते हैं परमाणु रूप और अनित्य है कार्य रूप। फिर इसके बाद में अनित्य जो है वो फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद। शरीर वरुण लोक, अब देखो यहाँ वरुण लोक आ गया। फिर इसके बाद में इंद्रिया रसग्राहकम रसना जीवा अग्राहवती, यानी इंद्रियों में जो है रस की पहचान करने वाली इंद्री जो हमारी जिह्वा है, वहाँ से इसकी पहचान होती है। और विषय क्या है, सरिता समुद्र आदि। अगर आपको विषय यानी संसार में से देखना है तो जो सरिता नदियाँ हो गई, फिर समुद्र हो गया, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सत्व तम बहुल आप, यानी जो हमारे त्रिगुण हैं उसमें ये सत्व और तम गुण से बना हुआ है। और आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि ये स्निग्ध है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जहाँ पे ये पानी यानी जो जल हम बात करते हैं उसके ऊपर दो आयुर्वेद के महादिग्गजों की मत मतांतर हमें देखने मिलती है उनके ग्रंथों से, जिसको उनके टीकाकार एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं किसी एक आचार्य को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं दोनों का मत मतांतर इक्वली आपको बताऊंगा। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कौन सा सही ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पानी यतम अंतरिक्षम निर्देशेत रस अमृतम जीवितम, यानी जो कहते हैं जो पानी है या जल है वो हमें अंतरिक्ष से मिला है, यानी अंतरिक्ष से आया है वो। और जो अंतरिक्ष में अभी भी जल उपस्थित है वो अमृत के समान है, जो आपको पुनर्जीवित कर सकते हैं या जीवन दान दे सकता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। इसके नीचे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, अम्बा, फिर उसके बाद में मरीचि, मर और अब। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, ये 4 वर्ड्स हमें वापस हमारे वेदों से ही मिलते हैं, जिनको आचार्य सुश्रुत और चरक दोनों जानते थे। और इन्हीं 4 वर्ड्स को पढ़ के आचार्य सुश्रुत ने ये श्लोक की रचना की थी। तो इनमें से जो पहला है अम्बा, तो अम्बा क्या है, तो ये अम्बा
अब हमारा जो स्वरमंडल है, स्वरमंडल में पृथ्वी और उसके सूर्य और उसके 9 ग्रह आते हैं। तो उसके ऊपर जो जल उपस्थित है, उसे वो अम्बा कहते हैं। कहते हैं कि ये जो अम्बा है, इसे हमारे सूर्य की गर्मी या सूर्य की जिसे रश्मि कहते हैं, सूर्य की रश्मि से उबाल आता है और इससे उसे द्रव्य गुण मिलता है। फिर इसके बाद में आता है मरीचि। मरीचि को वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारे स्वरमंडल के अंदर जो जल है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और आदि ग्रहों के बीच में, तो ये जो होगा, ये मरीचि। कहते हैं इसका हमारे हमारे लिए उपयोग आता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है, उसे हम पृथ्वी तक आने में ये मरीचि का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कुछ साल पहले जब हम वेव थियरी ऑफ लाइट देख रहे थे, तो उसमें हाइजेंस ने भी बताया था कि देयर इज़ अ मीडियम कॉल्ड एज़ लुमिनिफेरस ईथर। हालाँकि उस थियरी को मॉडर्न ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। बट एक साइंटिस्ट द्वारा भी ऐसी बात कही गई है। फिर इसके बाद में आता है मर। तो मर यानी कि वो जल जो हमारे पृथ्वी पे प्रेजेंट है, जैसे समुद्र, फिर नदियाँ, तालाब, ये सब। और अप यानी जो पृथ्वी में प्रेजेंट है, यानी पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है। ये आचार्यों ने देखा होगा कि अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर जो मिलता है, उसे उन्होंने अप कह दिया। तो ये बात हो गई आचार्य सुश्रुत की और उनके रिलेटेड सपोर्टिंग थियरीज़ की। अब आचार्य चरक का मत देखते हैं। आचार्य चरक भी इन 4 शब्दों को जानते थे, पर आचार्य चरक का जितना व्यक्तित्व मैं समझ पाया हूँ, वो कभी भी जो भी उनको ज्ञान मिलता था, उसको वो स्वयं बुद्धि से परीक्षित करके अपने हिसाब से ही लिखते और स्वीकारते थे। इसका एक उदाहरण हमने देखा था जब जो क्रम शैली थी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय की, उसको उन्होंने जब अपने चरक संहिता में लिखा, तो उन्होंने इस क्रम शैली को बदल दिया था और कहा था कि अ, सबसे पहले आएगा सामान्य, फिर विशेष, फिर द्रव्य गुण कर्म और फिर अंत में आएगा समवाय। इस तरीके से तो यहाँ पे भी वो अपना बुद्धि का प्रयोग करके कहते हैं जल एकम विदः, यानी ये 4 वार टाइप्स नहीं है, एक ही जल है। सर्वपथ्य इंद्रियण नभस्थलात्, यानी ये जो जल है, ये इंद्रदेव के द्वारा आता है और ये जो है नभ यानी हमारा जो मेघ यानी बादल है, वहाँ से ये बरसता है। ततपतः पित्तम च एव देश काल वेपेक्षते, यानी यहाँ पे ये कहते हैं वपेक्षते, यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो जल है उसका रंग भी जो होगा वो वाइट होगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये कमेंट्री के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। और इसके साथ में इसको जो रस मिल रहा है, एक्चुअली जल महाभूत या तो रसहीन है या तो फिर मधुर रस आत्मक है। पर इसको जो बाकी रस मिलते हैं, वो जब उसका संयोग पृथ्वी के साथ होता है, तो उसमें जो अलग अलग गुण होते हैं, उसकी वजह से उस जल महाभूत में रस आ जाता है। तो यानी अगर देखा जाए तो जल महाभूत का अपना रस जो है उसे मधुर है और उसका जो ये है रंग है वो सफ़ेद है। ऐसा आचार्य चरक का मत रहा है। और यहाँ पे लिखा है देश काल, यानी टाइम और कंट्रीज़ के जो हमारा देश यानी जैसे अनूप, जांगल और साधारण देश है, इसके हिसाब से उस जल महाभूत को अपना टेस्ट मिलता है। और ये भी हमें कहीं न कहीं सही भी लगता है। अब यहाँ पे हम आप्यात्मक भाव देखेंगे। ये ऊपर के दोनों श्लोक एक ही है, पर इसको लिखने का रीज़न ये था कि कभी-कभी डायरेक्ट पूछते और कभी-कभी आप्यात्मक भाव भी पूछते, तो ऐसा भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। फिर है इसमें क्या है, अम्बात्मकं रसं रसना शैथिल्य मार्दवे स्नेह क्लेदश्च। तो यानी यहाँ पे ये कहते हैं जो आप महाभूत प्रधान जो होंगे, उनमें एक तो रस होगा, उसके बाद में शीत गुण होगा, उसके बाद में मृदु होंगे यानी सॉफ्ट होंगे, स्नेह होंगे और क्लेदश्य होंगे, यानी गीला कर देंगे सरफेस को। ये आचार्य चरक का मत था। आचार्य सुश्रुत का क्या मत है? वो कहते हैं आप्यस्तु रसो इंद्रियाणाम सर्वद्रव्य समूह गुरुता
शिथिलता, स्नेह, रेतच। यहाँ पे कहते हैं जो आप्य रस हो, आप्य आप्यात्मक भाव जो रहेगा वो क्या रहेगा कि सबसे पहले रस इंद्रियों से आप उसको ग्रहण कर पाओगे। फिर ये सर्वद्रव्य समूह, हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि संयोग कराता है वो, जब हम प्रशिष्टपाद आचार्य के गुण देख रहे थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी कहते हो सर्वद्रव्यों का समूह कराता है। हम देखते हैं ना कि हम जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसके हमें एक पूरा एंटायर चैप्टर था सॉल्यूशंस पे, तो यही चीज़ों को डील करता है। फिर इसमें आता है गुरुता। हमने आचार्य प्रशस्यपाद के लिए इसमें भी गुरुत्व देखा था। फिर शिथिलता, फिर स्नेह और रेतच। अब ये है आयुर्वेदिक आचार्य की स्पेशलिटी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि रेतच, रेत पर्याय नाम किसका है, शुक्र धातु का। तो यानी ये जो है शुक्र धातु के समान है। अब हमने आयुर्वेद का नाम ले ही लिया है तो आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं। जैसे कि गर्भ में आपह क्लेदयंती हमने देखा हुआ है। फिर पुरुष जो है यहाँ पे जो हमारा षड धातुआत्मक पुरुष है उसमें जो पंच महाभूत है उनमें से एक हमारा जल महाभूत है। त्रिदोष में जो कफ है उसमें कफ जो है वो जल और पृथ्वी से बना हुआ है। देह प्रकृति जो होती है पंचभौतिक प्रकृति उसमें से एक हमारा आप महाभूत का होगा। इंद्रियों में रसना है और रसना द्वारा हम रस का ग्रहण करते हैं। तो दो रस है जिसमें जल महाभूत है स्पेसिफिकली। ऐसे तो सर्वे द्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन्, बट अधिक प्रमाण में एक तो मधुर जो रस है उसमें जल और पृथ्वी है, और लवण में जो है वो जल और अग्नि है। फिर इसके बाद में आ जाता है आप्य द्रव्य के लक्षण क्या है। ये आचार्य वाग्भट द्वारा दिया हुआ मत है, जिसमें वो कहते हैं कि द्रव, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र और रसोबलम। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को देखे तो द्रव्य यानी इसमें लिक्विडिटी है, शीत यानी स्पर्श में ठंडा है, गुरु यानी इनमें अपना कुछ वेट हो, गुरुत्व हो, हैवी हो, स्निग्ध होना चाहिए, मंद होना चाहिए, फिर सांद्र यानी थिक होना चाहिए, और रसोल बलम यानी इनके पास अपना रस होना चाहिए। आखिर आप महाभूत का जो स्पेशलिटी है वो रसी तो है। फिर इसके बाद में आता है कि ये शरीर में क्या करेगा। आप्य स्नेहन, सबसे पहले आपको मतलब स्नेहन कर देगा। विषेंद यानी वेटनेस और मॉइस्चराइजिंग। क्लेद यानी बॉडी में क्लेदता लेके आ जाएगा। प्रलात सेटिस्फेक्शन लाता है। और बंधकृत यानी कि कोहिजन, यानी आपको पता होगा वाटर एज एन कोहिजिव प्रॉपर्टी, जिसको हम ऊपर भी देख रहे थे यहाँ पे सर्वद्रव्य समूह। फिर आचार्य प्रशिष्टपाद में भी हमने देखा संयोग विभागश्च। फिर इसके बाद में जल महाभूत जो द्रव्य होते हैं वो कफ की वृद्धि कर सकते हैं, और जो जलीय द्रव्य का सेवन से हमारा रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है, क्योंकि इन सब के पंचभौतिक संगठन में हमें जल मिलता है। तो इसी के साथ हमने जल महाभूत को आज मोटे मोटे तौर पे समझ लिया है। थैंक यू।